हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रिट्स। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज जिसका नाम है हाइपरटेंशन। तो आज हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन होता क्या है, कैसे होता है और ठीक क्या कैसे करें उनसे, और उनके सिम्टम्स क्या होते हैं हाइपरटेंशन होने के। ठीक है, तो चालू करते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब होता है परसिस्टेंट इंक्रीज इन रेट ऑफ ब्लड फ्लो इन वेसल। परसिस्टेंट वर्ड को हमें लगाना है, परसिस्टेंट इंक्रीज इन रेट ऑफ ब्लड फ्लो। मतलब जो हमारे वेसल्स हैं उसमें ब्लड का फ्लो रेट बढ़ जाए, और परसिस्टेंट मतलब सस्टेन, मतलब कुछ देर के लिए बढ़ा ही, मतलब ऐसा ना हो कि थोड़ा देर के लिए बढ़ा फिर कम हो गया, फिर बढ़ा फिर कम हो गया, मतलब बढ़ा है तो बढ़ा ही रहे ब्लड फ्लो रेट। ठीक है, इसीलिए इसमें वर्ड लगाना हमको परसिस्टेंट लगाना है या सस्टेन लगाना है। ठीक है, कि फ्लो रेट हमारा बढ़ा ही रहे या घटा ही रहे जब लगातार, तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। और कितना ज्यादा बढ़ा रहे और कितना ज्यादा कम रहे। ठीक है, तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80, यानी कि हमारा जो सिस्टोलिक होता है वो 120 होता है और डायस्टोलिक होता है वो 80 होता है। बट इन अबव 40 इयर्स ओल्ड, जो 40 ईयर्स से ज्यादा होते हैं उनकी केस में 140/90 हमारी नॉर्मल रेंज होती है। ठीक है, क्योंकि समय के साथ ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है वेसल्स में। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि नॉर्मल भी हमें दो लेना 120/80 से 140/90, यानी कि 120/80 से बढ़ा हुआ जब होता है हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का ब्लड फ्लो रेट हमारे वेसल्स में, उससे ज्यादा जब हो जाएगा और सस्टेन रहे तो उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, सस्टेन हायर देन द नॉर्मल रेंज 120/80 और अबव 140/90 mmHg। ठीक है, हाइपरटेंशन का मतलब होता है, हाइपर मींस होता है हायर और टेंशन का मतलब होता है प्रेशर। ठीक है, तो हायर प्रेशर, जब ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, किस पे ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, किस पे वॉल्स पे बढ़ेगा ना। मान लीजिए अगर ये हमारी वेसल्स हैं, इस वेसल्स पे पहले जब नॉर्मल साइज की थी तो हमारा फ्लो एकदम आराम से हो रहा था, लेकिन जब साइज कम हो गई तो ये वॉल्स पे क्या हुआ, इनका प्रेशर बढ़ गया ना, वॉल्स पे जाके टकराएंगे तो वॉल्स पे प्रेशर बढ़ गया। इसी प्रेशर को बढ़ने को कहते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन और एक होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन का मतलब होता है वो हाइपरटेंशन जिसका आइडेंटिफाइबल कॉज ना हो, मतलब हम उसको आइडेंटिफाई ना कर पाए तो वो हाइपरटेंशन हुआ क्यों है। ठीक है, तो इसे कहते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन वो होता है जो किसी स्पेसिफिक कारण के कारण, जिसको स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड कॉज, मतलब इसका जो कॉज होता है वो स्पेसिफिक होता है। क्या हो सकता है, जैसे कि कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ठीक है, कोई रीनल डिजीज हो गया हो, ठीक है, या तो कोई इंटरक्राइन का प्रॉब्लम, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो, या कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो। ठीक है, इन सब के कारण, मतलब हार्ट में दिक्कत हो, किडनी में दिक्कत हो, या हमारे कोई हार्मोनल में दिक्कत हो, थायराइड ग्लैंड है, थायराइड हार्मोन में दिक्कत हो, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन किसी में कोई दिक्कत आ रहा, उसकी वजह से ये हो रहा है, एल्डोस्टेरोन की वजह से, या कोई न्यूरोलॉजिकल यानी कि कोई नर्व डैमेज होने के मतलब कारण, यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कारण, सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक एक्शन के कारण हमारा हाइपरटेंशन बढ़ रहा है। ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। और नॉन आइडेंटिफाइबल कॉज मतलब इसका कोई कॉज पता नहीं, लेकिन हाइपरटेंशन हुआ है, मे बी वो किसी भी कारण हो सकता है, लेकिन उसे हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि वो बढ़ा है। ठीक है, दूसरा, इसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं परमानेंट हाइपरटेंशन, हाँ, लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं, मेडिसिन देकर हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कि कंट्रोल में रहे हमारा हाइपरटेंशन। हम कॉज पता करने के बाद ये पता कर लेंगे कि उसे हम कंट्रोल कैसे करना है। अगर कॉज नहीं पता चला तो हम उसको हमेशा मेडिसिन के थ्रू कंट्रोल में रह सकते हैं। उसके बाद सिम्टम्स क्या होता है, पहचानेंगे कैसे कोई हाइपरटेंशन पेशेंट है। अगर हमारे पता करना है कि हमें हाइपरटेंशन हुआ है कि नहीं, हम पहचानेंगे कैसे। इर्रेगुलर हार्ट बीट, मतलब जो हार्ट बीट होगा हमारा वो इर्रेगुलर होगा, चेंज होता रहेगा। अब हमारे हार्ट में जब ब्लड जाएगा तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, उस प्रेशर बढ़ने के कारण जो हार्ट का नॉर्मल रिदम है वो चेंज होने लगेगा। ठीक है, हेडेक, सर दर्द करेगा, सेकंड है हेडेक। ठीक, उसके बाद है डिजीनेस, डिजीनेस होगा, थकान से लगेगी। ठीक है, डिजीनेस। उसके बाद फ्लश टेस्ट का मतलब होता है चेहरे पे सूखा सूखा लगेगा, ड्राई रहेगा चेहरा हमेशा, फ्लश ऑफ रहेगा। ठीक है, उसके बाद वर्टिगो यानी कि चक्कर आना। ठीक है, नींद लाने पे थोड़ा बहुत चक्कर जो आता है उसको कहते हैं वर्टिगो। डिस्टर्बेंस इन स्लीप, यानी कि रात में नींद नहीं आएगा। फिर से एक बार हम उसको रिवाइज करते हैं। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन हम पढ़ रहे हैं, हाइपर मींस होता है हायर, टेंशन मींस होता है प्रेशर, यानी कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसे कहते हैं हाइपरटेंशन। कितना बढ़ जाता है, 120/80 mmHg से ऊपर। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी हाइपरटेंशन का कोई
आइडेंटिफाई कॉज नहीं पता चलता हमें कि क्यों बढ़ा। सेकेंडरी में हमें स्पेसिफिक कॉज पता होता है हमें हाइपरटेंशन क्यों हुआ। मे बी बिकॉज ऑफ कार्डियोवैस्कुलर कोई डिजीज है, रीनल डिजीज है, किडनी की डिजीज, या एंडोक्राइन हार्मोनल कोई डिजीज हो, जैसे हार्मोन बढ़ने के कारण या कम होने के कारण, या कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कारण हमारे हार्ट में या हमारे ब्लड प्रेशर में चेंजेस आ। तो अब बात करते हैं कॉज यानी इटियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन कि हाइपरटेंशन किन किन कारणों से हो सकता है। सबसे पहले एज एंड सेक्स की बात करें। एज की अगर बात करें हम तो ये देखा गया है कि जन्म एज में नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80, पर जैसे ही एज बढ़ती है 40 के अबव जाने लगते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है 140 से 150 और 90 से 95 तक देखा गया है। यानी कि एज के कारण भी हाइपरटेंशन हो सकता है, एज बढ़ने के कारण भी हाइपरटेंशन हो सकता है। बात करें सेक्स में तो सेक्स में पाया गया है कि अप टू 40 इयर्स वाले जो मेंस होते हैं उनमें ज्यादातर हाइपरटेंशन देखा गया है, लेकिन जो 40 के बाद कंपैरिजन किया मेंस और वुमेन्स में तो वुमेन्स में ज्यादा हाइपरटेंशन होता है। 40 के बाद वाली जो वुमेन्स होती है 40 इयर्स के बाद वाले उनमें। वेट जो है वो सेकंड रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है हाइपरटेंशन होने का कि वेट ओबेसिटी के कारण, वेट के कारण जब वेट जैसे ही बढ़ता है हाइपरटेंशन भी हो जाता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइपरटेंशन की, जितना ज्यादा वेट होगा ब्लड प्रेशर उतना ज्यादा होगा। सेकंड थर्ड बात करें अल्कोहल कंजप्शन, अल्कोहल कंजप्शन के कारण भी ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है और हाइपरटेंशन हो सकता है। ज्योग्राफिकल वेरिएशन मतलब ज्योग्राफी के चेंज होने के कारण, यानी कि एशियन कंट्रीज में पाया गया है कि ज्यादा हाइपरटेंशन हो सकता है, हाई एल्टीट्यूड के लोगों पे पाया गया ज्यादा हाइपरटेंशन होने के चांसेस होते हैं। और इसीलिए ज्योग्राफिक वेरिएशन मतलब होता है कि ज्योग्राफी मतलब जगह से जगह तक हाइपरटेंशन कॉज कर सकता है कि हाइपरटेंशन हर जगह के लोगों में अलग अलग मिले। और जो हायर एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं या एशियन कंट्रीज में होते हैं या ब्लैक्स होते हैं उन्हें माना जाता है कि हाइपरटेंशन सबसे ज्यादा मतलब ब्लड प्रेशर उनमें बढ़ सकता है। फोर्थ फिफ्थ बात करें हम सॉल्ट कंजप्शन, सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl, NaCl मींस Na, Na मींस सोडियम, सोडियम के कारण हाइपरटेंशन हो सकता है, ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। सॉल्ट इसीलिए कहा जाता है जब हाइपरटेंशन हो जाता है तो सॉल्ट हमें नहीं खाना चाहिए क्योंकि सॉल्ट में होता है सोडियम, और सोडियम के कारण क्या होता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है और हमारा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो रेट बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद है हार्मोनल इम्बैलेंस, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के कारण हमारे बॉडी में जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, चाहे वो थायराइड हार्मोन हो, चाहे वो एल्डोस्टेरोन हो या और कोई हार्मोन है, जिसके कारण क्या होगा हमारा ब्लड फ्लो रेट बढ़ जाएगा। सेवन बात करें हम जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, यानी कि जेनेटिक की वजह से हमारे फादर या मदर या किसी और को हुआ था फैमिली में जिसके कारण हाइपरटेंशन होते चले आ रहा है। उसके बाद है हाइपरलिपिडेमिया यानी कि हाई कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का जब डिपोजिशन हो जाएगा हमारे वेसल्स में, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाएगा तो उससे क्या होगा एरिया कम हो जाएगा ब्लड को फ्लो करने के लिए, और एरिया कम होने के बाद क्या हो जाएगा ब्लड फ्लो रेट बढ़ जाएगा। तो हाइपरलिपिडेमिया यानी कि हाई कोलेस्ट्रॉल सबसे बड़ा मेन रीजन होता है हाइपरटेंशन होने के लिए। और भी जितने कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होते हैं उसमें सबसे बड़ा मेन रीजन होता है हाइपरलिपिडेमिया, हाई कोलेस्ट्रॉल। उसके बाद करते हैं जो सबसे अलग फैक्टर है जिसको हम डिटेल में पढ़ना है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, जिसको कहते हैं रास सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जानना बहुत जरूरी है फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या होता है? रेनिन रेनिन एक हार्मोन है, प्रिकर्सर, जो कि हमारे किडनी के जस्टा ग्लोमेरुलर सेल से निकलेगा। ये रेनिन जो होता है, ये रेनिन एक इनएक्टिव एंजियोटेंसिन 1 होता है जो कि इनएक्टिव होता है, इसको एक्टिवेट करके एंजियोटेंसिन 2 बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ACE कहते हैं। ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम वो एंजियोटेंसिन 1 को जो इनएक्टिव होता है उसको एंजियोटेंसिन 2 में बना देता है। ये एंजियोटेंसिन 2 जो होता है ये रिस्पांसिबल होता है दो चीजों के लिए। सबसे पहला होता है वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन, वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करना। ठीक है, अब कोई पाइप पहले मोटी थी अब पतली हो गई तो उसमें ब्लड फ्लो क्या होगा बढ़ जाएगा ना, तो ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। तो वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन से डायरेक्टली क्या होगा ब्लड प्रेशर होगा। ठीक है, जैसे कि कोई ब्लड वेसल थी जिसका पहले वो ज्यादा उसके पास एरिया था तो ब्लड फ्लो कर रही थी, जैसे ही वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन होगा उसके कारण क्या हो जाएगा हाइपरटेंशन हो जाएगा, ब्लड फ्लो रेट बढ़ जाएगा। तो एंजियोटेंसिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिन सेकंड कर देगा वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन। फिर बात करें, ये तो पहला रीजन हो गया। सेकंड इसका रीजन होता है एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है इसके एक्टिवेशन के बाद एल्डोस्टेरोन का रिलीज होता है। एल्डोस्टेरोन यही हार्मोन है जो कि क्या काम करेगा सोडियम और वाटर का रिटेंशन करता है। कहां पर करता है, हमने पढ़ा था नेफ्रॉन के बारे में। ये सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा, एब्जॉर्प्शन करने के एल्डोस्टेरोन। अब जब सोडियम बढ़ेगा, सोडियम और वाटर बढ़ेगा तो सोडियम क्या करता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ाता है, यानी कि
ब्लड का जो फ्लो है वो रोकता है, और जब ब्लड के फ्लो को रोकेगा तो प्रेशर बढ़ने लगेगा, तो प्रेशर बढ़ने क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा। दूसरा वाटर का एब्जॉर्प्शन, अब वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो भी वॉल्यूम बढ़ने के कारण भी क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा। इसीलिए कहा जाता है कि हमें सोडियम नहीं खाना चाहिए या सोडियम सॉल्ट्स नहीं खाना चाहिए जब हमें हाइपरटेंशन हुआ हो। तो इसके कारण भी क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो सबसे बड़ा रीजन यही होता है हाइपरटेंशन होने के कारण, जिसको कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। रेनिन का रिलीज होगा, ये रेनिन एंजियोटेंसिन 1 बनाएगा, एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के प्रेजेंस में। अब ये एंजियोटेंसिन सेकंड जो होगा, एक तरफ वैसोकंस्ट्रिक्शन भी कराता और एक तरफ एल्डोस्टेरोन का रिलीज कराता। अब ये वैसोकंस्ट्रिक्शन कराएगा तो इसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और एल्डोस्टेरोन के कारण सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा। ये रीअब्जॉर्प्शन के कारण क्या होगा, ब्लड प्रेशर हाई होगा। कैसे होगा, ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा और वॉल्यूम को बढ़ा देगा। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। और जब हम इसकी फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तो हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे हमको हाइपरटेंशन को ट्रीट करना है। या तो हम इसे ब्लॉक कर देंगे, 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 और हम हाइपरटेंशन को ट्रीट कर सकेंगे। ये फार्माकोलॉजी में हमें पढ़ना है इसके बाद। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, कि ट्रीटमेंट क्या हो सकता है हाइपरटेंशन का। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, ट्रीटमेंट मींस टू रिड्यूस द एलिवेटेड ब्लड प्रेशर टू द नॉर्मल, मतलब कि हम ऐसे ट्रीट करें कि जो हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ था वो कम की हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल रेंज की हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसमें नॉन ड्रग अप्रोच और ट्रीटमेंट विद ड्रग एंटी हाइपरटेंशन, दो तरह के ट्रीटमेंट। एक है नॉन ड्रग अप्रोच, जो हमें मेन फोकस करना है पैथो के हिसाब से कि नॉन ड्रग है, बिना किसी ड्रग के हम हाइपरटेंशन को ट्रीट करें या कंट्रोल करें। एक होता है ड्रग अप्रोच, यानी कि ट्रीटमेंट विद ड्रग्स, मतलब एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स देके हम ट्रीट करें। इसको हम अभी बात करते हैं, पहले हम करते हैं नॉन ड्रग अप्रोच, मतलब बिना किसी ड्रग के हम कैसे ट्रीट करें हाइपरटेंशन को। इसमें है डाइटरी फैक्टर्स, मतलब कि हम अच्छा खाना पीना खाएं, हाई फाइबर की चीज़ें खाएं, ठीक है, जिससे कि हमारा क्या हो, जितना ज़्यादा हाई फाइबर की चीज़ें खाएं, सोडियम ना खाएं, कम से कम सोडियम खाएं, ठीक है। डिक्रीज सॉल्ट इंटेक, खाने में सॉल्ट ना खाएं, ऐसी चीज़ें ना खाएं जिसके कारण क्या हो, हमें कोलेस्ट्रॉल बढ़े, हाइपरलिपिडीमिया हो, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड है योगा एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है, योगा करें हम, योगा एक्सरसाइज वगैरह करते रहें, जिससे हम क्या करें, अपने आप को कंट्रोल में रखें। अब योगा करने से क्या करेंगे, हमारा बीपी कम हो, ठीक है। उसके बाद स्टॉप स्मोकिंग एंड अल्कोहल, स्मोकिंग के बारे में बात करें, स्मोकिंग करने से कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा हमारे शरीर में। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब हमारे लंग से ब्लड में जाएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो पोटेंट क्या होता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, इसीलिए हमको स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। वेट मैनेजमेंट, वेट पे कंट्रोल करें, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लड प्रेशर, यानी कि जितना ज़्यादा वेट बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। और उसके बाद पोटेशियम रिच डाइट ले, ऐसा खाना खाएं जिसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ट्रीटमेंट विद ड्रग एंटी हाइपरटेंसिव, तो हमने भी पढ़ा था ना रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, उसमें रेनिन, तो सबसे पहले हम इसको ट्रीट करते हैं रेनिन ब्लॉकर से। अगर रेनिन ही नहीं रहेगा तो एंजियोटेंसिन 1 नहीं बनेगा, एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा, और एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन नहीं होगा या वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा। तो हम सबसे पहले रेनिन को ब्लॉक कर सकते हैं, दवा का नाम है एलिस्क्रीन, ठीक है। उसके बाद ACE इनहिबिटर, ACE इनहिबिटर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर रहा है, और वही एंजियोटेंसिन 2 जो था, हम एक बार फिर से इसकी रिवाइज कर लेते हैं कि रेनिन अगर नहीं रेनिन रहेगा तो एंजियोटेंसिन 1 बनेगा, 1 के बाद 2 बनेगा एंजियोटेंसिन 2, और ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन निकालेगा और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, ठीक है। अब ये किसके प्रेजेंस में होता है, ACE, तो हम या तो इसको ब्लॉक करते हैं रेनिन ब्लॉकर एलिस्क्रीन के कारण, या ACE को ब्लॉक करते हैं हम, ACE नहीं कर देते कैप्टोप्रिल और इनालोप्रिल, कैप्टोप्रिल देते, ठीक है। अब उसके बाद डायूरेटिक्स दे सकते हैं, डायूरेटिक्स दे देते हैं, एल्डोस्टेरोन के कारण क्या हो रहा था, वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा था ना, तो डायूरेटिक्स मतलब होता है ऐसी मेडिसिन जो यूरिसिस को बढ़ा दे, यानी कि यूरिनेशन का रेट को बढ़ा दे, तो वैल्यूम क्या होगा, निकल जाएगा, जो एल्डोस्टेरोन के कारण ज़्यादा वैल्यूम से वेट एब्जॉर्ब हो रहा था। तो डायूरेटिक्स दे सकते हैं, जिसमें हम ड्रग का नाम दे देते हैं हाइड्रोक्लोरोथायोजाइड, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम और बीटा के बारे में हम लोग से पढ़ते हैं। जब सोडियम
नेफ्रॉन में एब्जॉर्ब होता है, तभी कैल्शियम भी एब्जॉर्ब हो जाता है और ये सोडियम और कैल्शियम दोनों मिलकर पेरिफेरल रेजिस्टेंस को ब्लॉक करते हैं। तो हम कैल्शियम ब्लॉकर दे सकते हैं और बीटा ब्लॉकर इसमें हम प्रोपेनॉल दे सकते हैं, ठीक है। और कैल्शियम ब्लॉकर में हम दे सकते हैं बेल्टियाजेन, ठीक है। ये है ड्रग ट्रीटमेंट विद ड्रग एंड ट्रीटमेंट विद नॉन ड्रग अप्रोच, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और नोट्स के लिए प्लीज़ हमें कमेंट करें, इसके प्रॉपर नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे।